नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में फैली सनसनी। 1 जुलाई से शुरू होने वाली महाटीकाकरण अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने मुरौल प्रखंड का किया निरीक्षण। और सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति रद्द किए जाने को लेकर संविदा कर्मियों ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर मोहल्ले स्थित निर्माणाधीन मकान में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृत युवक की पहचान ऑटो चालक के रूप में हुई। जिला पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल है। आए दिन हत्या, लूट व छिनतई जैसी घटना घटती है। वहीं मंगलवार की अहले सुबह एक निर्माणाधीन मकान से एक युवक का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। आपको बता दें कि शहर सदर थाना क्षेत्र के वार्ड 6 के राजेंद्र झा का पुत्र राहुल सोमवार की सुबह से ही गायब था। घर वाले काफी खोजबीन किए लेकिन राहुल का कहीं पता नहीं चला। वहीं मंगलवार की अहले सुबह घर के पास के ही एक निर्माणाधीन मकान से उसका शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। राहुल के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। राहुल ऑटो चालक था। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने में भी इनकार कर रहे थे। पुलिस के काफी समझाने के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राहुल के परिजनों का आरोप है कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को निर्माणाधीन मकान में रख दिया है। नहाया धोया, मेरी बेटी से थोड़ा बातचीत किया, हालांकि कहती थी खाना बना के रखिए मैम, रात में तक खाए। उसके बाद दुकान हम बंद कर दिया। उस समय पापा बोले जाकर देखो, तो अभी तक राहुल नहीं आया। तो हम एगो छोटू नाम का लड़का वही है, उससे पूछे कि भाई की हमारे देख ली, तो बोला इन्हें गया। और उसके बाद से फिर दोबारा वापस नहीं आया। यही क्या हुआ आज? उसके बाद हम जब सुबह आए तो ये हमको बोला ऐसा ऐसा घटना हुआ। जब देखा गर्दन पर फजरी लगा के मार के फेंके हुआ। किसके घर में? इसी के बगल के घर में। अच्छा, क्या शक है? शक क्या आपको? हमको लगता है फजरी मार के कोई फेंक दिया, पिया खिया के सर। अच्छा, उसका दुश्मनी किसी से नहीं था सर, ऐसा कोई बात नहीं। क्या करता था वो ऑटो चलाता था मेरा भाई। क्या नाम था उसका? राहुल कुमार। वहीं पूरे मामले पे सिटी एसपी बताया कि वार्ड 6 के पास से एक शव बरामद किया गया है। शव की पहचान राजेंद्र झा के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। व्यक्ति का डेड बॉडी मिला है और घटनास्थल पे पाया गया कि उसके मुंह से झाग वगैरह निकला हुआ था। पुलिस सूचना पे तुरंत बॉडी को अपने कस्टडी में लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके विषय में यही पता चला कि वो टेम्पू चलाने का काम करता था और 1 वर्ष पहले शायद किसी चोरी वोरी के केस में जेल भी गया था। पुलिस उसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कर रही है। इस संबंध में उनके परिजन द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है, जो अभी नहीं दिया गया है। हत्या से संबंधित उस पर कांड दर्ज करके पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। मामले में हत्या होने के बाद सामने आ रही है, ये अभी अनुसंधान का विषय है। इस संबंध में हम लोग आसपास का फुटेज वगैरह भी देखेंगे, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि किसी के साथ मारपीट। 1 जुलाई से जिले में शुरू होने वाले महाटीकाकरण अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने मुरौल प्रखंड कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। आगामी 1 जुलाई से शुरू होने वाले महाटीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मुरौल प्रखंड कार्यालय में सभी वरीय पदाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित प्रखंड के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में 1 सप्ताह के अंदर पूरे प्रखंड के सभी आयु वर्ग के लोगों को संपूर्ण टीकाकरण करने का टास्क जिलाधिकारी ने दिया है। उन्होंने इसका मोटो लॉन्च
करते हुए कहा कि 1 वीक मुरौल कंप्लीट का नारा दिया। इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता रथों को भी उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि इस महा टीकाकरण अभियान से मुरौल बिहार का दूसरा और मुजफ्फरपुर का पहला प्रखंड बन जाएगा, जहां के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का टीका दे दिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोविड टीकाकरण को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रयास चल रहा है। इस क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय जिला प्रशासन के सारे पदाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ मुरौल पहुँचे। मुरौल प्रखंड कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें एक रूपरेखा बनाया गया, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि 1 सप्ताह के अंदर मुरौल को 100% टीकाकरण से आच्छादित कर देना है। जिले में एईएस अपना पैर पसारता जा रहा है। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में एईएस से पीड़ित एक और बच्चे की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में कोरोना के कहर के बीच एईएस ने बीमार बच्चों की जान लेना भी शुरू कर दी है। जिले के एसकेएमसीएच में इलाजरत एक और एईएस पीड़ित बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि इस साल अब तक कुल 8 बच्चों की एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जिसकी जानकारी एसकेएमसीएच प्रशासन ने दी है। पारू के अखिलेश राय के 2 वर्षीय पुत्र सुभाष की इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में मौत हो गई। वह कुछ दिन पहले चमकी बुखार को लेकर एसकेएमसीएच में भर्ती था, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। गौरतलब है कि एईएस के अब तक कुल 32 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों की मौत हुई है, वहीं और बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रधान कार्यालय में प्रदर्शन किया। पेट्रोल एवं डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि और रेलवे स्टेशन परिसर में पड़ाव शुल्क के नाम पर नाजायज वसूली को लेकर मंगलवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के तरफ से बैरिया स्थित संघ के प्रधान कार्यालय के समीप विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले भर के टेम्पू चालक लॉकडाउन का पालन करते हुए सरकार से दोनों मांगों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं संघ के अध्यक्ष ने बताया कि पेट्रोल डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर यात्रियों और टेम्पू चालकों में भाड़ा को लेकर झगड़ा हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए और टेम्पो चालकों को शोषण से बचाए। रेट बढ़ रहा है, जिसके कारण हम लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा है। जो भी हमारे टेम्पो चालक है वो भुखमरी के कगार पर है। हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अपने गाड़ियों का भाड़ा सवारी से कितना है। प्रतिदिन यात्री में हमारे चालकों में मारपीट हो रहा है। यात्री का कहना है कि आप इतना भाड़ा क्यों बढ़ा रहे हैं। डीजल पेट्रोल का रेट इतना बढ़ रहा है, जो हमारा पुराना किराया था उसमें अगर 2-4 रुपया का भी बढ़ोतरी करते हैं तो अभी नहीं पोसाई पड़ रहा है, हम लोग भूखे पड़ रहे हैं। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो सिर्फ डीजल पेट्रोल के मूल्य पर नियंत्रण करें, जिससे कि हम अपना भाड़ा निर्धारित करके गाड़ियों का परिचालन कर सकें। दूसरी बात, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे रेलवे प्रशासन द्वारा जो खिताब किया गया है उसको 35 रुपया 24 घंटे का ठेका दिया गया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हर दिन में 40-40 रुपया दे रहे हैं, जिसकी वजह से अराजकता का माहौल बनता जा रहा है। टेम्पू चालक सेवाओं नजारे वसूली कर रहे हैं, टेम्पू चालक सवारियों से भाड़ा लेता है, हम जिला प्रशासन और रेल प्रशासन से मांग करते हैं कि वैसे ठेकेदार जो गलत वसूली करवा के टेम्पू चालकों को शासित कर रहे हैं, आक्रोशित कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करें। केबीएन स्कूल पर सैयद मोहम्मद सबीर काजिम द्वारा दिए गए विवादित बयान पर स्कूल के प्रबंधक द्वारा खंडन करते हुए कहा कि स्कूल सभी समुदाय के लिए है। कुछ दिन पहले सैयद मोहम्मद शबीब काजिम के द्वारा केबीएन स्कूल पर दिए गए बयान पर मंगलवार को कारर साहब की बाढ़ी स्थित मौलाना असद यावर के निवास पर केबीएन स्कूल मोहल्ला कमरा के निदेशक सैयद राहत हुसैन मुबारक ने कहा कि केबीएन स्कूल मेरी निजी संपत्ति है और इस पर किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और उनके लगाए गए सारे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। कोरोना काल के कारण 16 महीने से स्कूल बंद पड़ा है। ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। स्कूल किसी खास समुदाय के लिए नहीं बनाया है, बल्कि हर समुदाय के बच्चे इस स्कूल में आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। विगत कुछ
वर्ष पूर्व मुझ पर काजिम साहब ने दबाव डाला कि आप अपने इस स्कूल में सिर्फ मुस्लिम बच्चों को ही शिक्षा दे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी है, इसलिए कि कोई भी शिक्षण संस्थान सभी धर्मों और जाति के लिए होता है। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें बिजली, बैंक लोन और मैट्रिमोनी मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। आगामी 10 जुलाई को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। उक्त बातों की जानकारी मंगलवार को एडिशनल जिला जज राजीव रंजन सिंह ने दी। इस अदालत में बिजली संबंधित समस्या, मैट्रिमोनियल, क्रिमिनल संबंधित मामले देखे जाएंगे। वहीं राजीव रंजन सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति बैंकों से लोन लिए हुए हैं वो भी चाहेंगे तो इस संबंध में बात कर सकते हैं। साथ ही कहा कि इस बार हम लोग मोटर व्हीकल केसेस भी देख रहे हैं। कहा कि हम लोग चाहते हैं कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा केसों का निपटारा कर सके और लोगों को इसका लाभ मिले। जुलाई 2021 को इस साल में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है मुख्य रूप से बिजली से संबंधित वाद, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल कंपाउंडिंग ऑफेंसेस और NI एक्ट चेक बाउंसिंग केसेस, ये मुख्य रूप से रहेंगे। इसके अलावा जो है लिटिगेशन में आपको जो है बैंक में जो लोन संबंधित जिन्होंने लोन लिया हुआ है वो भी चाहे तो बैंक जाकर उस केसेस को निपटारा कर सकते हैं। बात करके जो भी एक मसला तैयार करेंगे, कितने रुपया में वो देना चाहते हैं, बैंक कितना लेना चाहता है, इस बीच की जो कड़ी होगी उसमें हम लोग प्री सीटिंग करके उसमें उनको मदद कर सकते हैं, एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा एक आपका जो होता है ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित केसेस को भी हम लोग इस बार टेकअप कर रहे हैं, पहले भी होता रहा है। और इस तरह से जो है हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम केसों का निपटारा हो उस दिन, और मुजफ्फरपुर जैसे कि जो है अधिकांश लोगों को इसका लाभ मिले। ये ऑफलाइन हो गया या ऑनलाइन होगा? ये इस बार जो हम लोग जो है पिछली बार जो दिसंबर 2020 में हुआ था उसमें प्रयास था कि ऑनलाइन हो पूरा का पूरा, लेकिन जो हम लोग का अनुभव रहा कि बहुत लोग अभी भी जो है ऑनलाइन प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाते हैं, या उसका रीजन है कि उनके पास मोबाइल का नहीं होना या मतलब उतना टेक्नोलॉजी से मतलब रूबरू नहीं होना। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन भी जो होना होगा ऑनलाइन भी हो जाएगा, और जो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा उसको फिजिकल भी करेंगे। मतलब मोड मिक्स्ड रहेगा इसमें, मतलब जो है किसी भी मोड से हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोग पर डिपेंड करता है और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। जिसको सेटलमेंट करना है वो कैसे कांटेक्ट करेगा? या फिर देखिए, इसमें सबसे पहले बात है जो केसेस कोर्ट में लंबित है, व्यक्तियों को सबसे पहले टिकट को जाना होगा उस न्यायालय में। उस न्यायालय में अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी कि हम अपनी बात का निपटारा चाहते हैं। अगर दोनों पक्ष साथ में आए हैं तब तो बहुत दिक्कत नहीं है। दोनों को बिठाकर वो न्यायालय जो प्रोसीडिंग करके कि इसका निपटारा कैसे बताएंगे उसको, उनके टर्म एंड कंडीशन पर उस मुकदमा का डिस्पोजल हो जाएगा। समस्या वहाँ आएगी जहाँ एक पक्ष आएंगे दूसरा पक्ष नहीं आएगा। उस केसेस में हम लोग ये कर रहे हैं कि एक नोटिस की व्यवस्था की है कि अगर दूसरा एक पक्ष कहता है कि हम करना चाहते हैं, दूसरे पक्ष को नोटिस या तो उनके मोबाइल से या फिर किसी थाना से या हमारे जो स्टाफ है उनके माध्यम से वहाँ तक सूचना पहुँचाएंगे। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर।
जिले में बहाल स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली रद्द किए जाने को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से संविदा पर निकाले गए वैकेंसी के तहत मुजफ्फरपुर में संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली रद्द किए जाने के मामले को लेकर संविदा कर्मियों ने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को पूरे मामले से अवगत कराते हुए पत्र भिजवाया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि 3 महीने के लिए संविदा निकाल कर इन लोगों की बहाली की गई थी, जिसे बाद में रद्द किया गया। दोबारा फिर इन लोगों की ज्वाइनिंग कराई गई और फिर से रद्द कर दिया गया। उस पूरे मामले से प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। कोविड-19 को लेकर के लगभग 780 एएनएम ग्रेसर से लेकर के मानव बल समेत कई की नियुक्तियां मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन के द्वारा बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार किया गया था और उस नियुक्ति के बाद बहुत अच्छे स्तर से कोविड को कम करने में इन लोगों का योगदान रहा। उसके बाद कई तरह का आरोप लगा करके और सिविल सर्जन के द्वारा यह कहते हुए कि कोविड-19 का स्थिति अब सुधर रहा है, ठीक हो गया है, प्रेशर में आकर के डीएम और वरीय अधिकारी को इन सभी को निरस्त कर दिया गया। जो नियुक्ति की गई थी मानव बल का काम करने के लिए, उसको निरस्त कर दिया गया। इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख करके हम लोगों ने उनको अवगत कराया है कि 780 जो कि बेरोजगार थे, जो जान जोखिम डाल करके अपना कार्य कर रहे थे, उनको बेवजह इस पद से हटाया गया है, जिसके कारण कोविड का जो स्थिति सुधर रहा था वह और भयावह हो गया है। तीसरा लहर आने वाला है और आपका यह कहना है, निर्देश है कि तीसरे लहर को बचाव के लिए पहले से तैयारी करना है। यहाँ तैयारी के बजाय जो कार्य करने वाले लोग थे उनको मुक्त करके और हटाने का कार्य किया गया है। इसी से अवगत कराते हुए माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें सारी तथ्यों को रखा गया और कहा गया कि इस पर अविलंब एक्शन ले ताकि कोविड पर भी अंकुश लगाया जा सके और जो इसका फैलाव हो रहा है उस पर रोक लगाया जा सके। इसके साथ ही जो 780 बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको भी रोजगार प्राप्त हो सके। जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ ने जिला कार्यकारिणी सदस्यों का गठन करते हुए सभी के नामों की घोषणा की। पुरानी बाजार स्थित निजी भवन के सभागार में जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी का विधिवत तरीके से गठन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जदयू प्रदेश सचिव शशि खत्री और रंजीत सहनी शामिल हुए। कार्यकारिणी सदस्यों के गठन के बाद शहरी क्षेत्र के सदस्यों तथा प्रखंड अध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अलावे नित्यानंद मेहता को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। जदयू ट्रेडर्स के जिलाध्यक्ष अनुभव मुकेश महथा ने कहा कि जिले के व्यवसायियों को हर संभव मदद करेंगे। ट्रेडर्स प्रकोष्ठ की ओर से जिला कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला कार्यकारिणी और 16 प्रखंड अध्यक्षों का नियुक्ति हुआ है और सबों को सम्मान देते हुए उनको लेटर दिया गया है कि वो आगे पूरे निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करे। और सभी सदस्यों से हमारा यही अनुरोध है कि वो माननीय नीतीश कुमार जी के अनुसरण में पार्टी को और मजबूत करे और उसको आगे बढ़ाने का काम करे। वहीं प्रदेश सचिव ने कहा कि जदयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जिला जनता दल यू के ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के अनुभव महता जी जिला अध्यक्ष हैं, उनको मैं बधाई देता हूं और बहुत ही जल्द कम समय में इन्होंने जिला के कमेटी की गठन करते हुए प्रखंड कमेटी के आज प्रखंड अध्यक्षों को अपना लेटर दिए हैं और जिला कमेटी की घोषणा किए हैं। इसके लिए इन्हें बहुत बधाई, क्योंकि इतना कम समय में इन्होंने जिस तरह से ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के कमेटी को बनाकर मजबूत बनाने का काम किए हैं, हमें पुनः विश्वास है कि इस तरह के कार्यकर्ताओं अनुभव मेहता के नेतृत्व में ट्रेडर्स प्रकोष्ठ काफी मजबूत होगा। समाहरणालय परिसर में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सदस्यों ने औराई और अहियापुर थाना प्रभारी के निलंबन के मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। मंगलवार को राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले दर्जनों कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के धरना स्थल पर जिले के औराई और
अहियापुर थाना प्रभारी को निलंबित करने को लेकर एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार भी मौजूद रहे। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि औराई और अहियापुर थानाध्यक्ष जाति सूचक शब्द का उपयोग करते हैं, साथ ही लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देते हैं और यह पिछले कई महीनों से चल रहा है, जिसको लेकर आज हम मजबूर होकर यहां धरना देने आए हैं। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो सड़कों पर उतरा जाएगा और अपना अधिकार छीना जाएगा। प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर विगत कई महीनों से ये दोनों थाना प्रभारी की शिकायतें लगातार आ रही है कि वो जाति विशेष के लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं। यानी हम खुल के कहना चाहेंगे, सवर्ण समाज के लोगों के साथ में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थे समाज के लोग यदि किसी फरियाद को लेकर उनके यहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ में दुर्भावना की जाती है, उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कोई शराब माफियाओं के लिए शिकायत कोई लेकर जाता है उसके खिलाफ तो उसको उल्टा जेल भेज दिया जाता है। SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दी जाती है। तो इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण हैं और सैकड़ों साक्ष्य हैं इन दोनों थाना प्रभारियों के खिलाफ। तो हम चाहते हैं कि बिहार में जो सुशासन बाबू मीडिया में आकर जो सुशासन का ढोल पीटते हैं, तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी लोग इनके उस ढोल पर पानी फेर देते हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि इस तरह के जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध ठोस न्याय संगत कार्रवाई हो, इनको निलंबित किया जाए। हम तो कहेंगे नौकरी करने के लायक नहीं है, इनकी नौकरी छीन ली जाए, लेकिन कम से कम निलंबन हो, उससे कम कुछ नहीं, ताकि यह संदेश जाए, यह एक मैसेज जाए अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी जो इस तरह की मानसिकता से ग्रस्त हैं। इस संदर्भ में किसी बड़े अधिकारी से मिले हैं? आज हम लोग ये आवेदन लेकर DM साहब और SP साहब दोनों से मिलेंगे। 72 घंटे पहले आवेदन दिया जा चुका है प्रशासनिक वरीय पदाधिकारियों को, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजफ्फरपुर पहुंचे चर्चित डॉक्टर काफिर खान ने कहा कि डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। 18 करोड़ मामलों और 40 लाख लोगों की मौतों के साथ कोरोना वायरस दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत की सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली जो पहले से ही चरमरा गई थी, पतन के कगार पर पहुंचा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर में लोगों को कोरोना से अधिक ऑक्सीजन बेड, दवाई न मिलने से दम तोड़ते देखा। उक्त बातों की चर्चा मंगलवार को भगवानपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में देश चर्चित डॉक्टर कपिल खान ने कही। साथ ही बताया कि कोरोना के पहले लहर में भारत भर में मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर आपके द्वार की शुरुआत की, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर कोरोना से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। जितना ज्यादा कोरोना की दूसरी लहर ने जितना ज्यादा लोगों की मौतें नहीं की, उससे ज्यादा सरकारी लापरवाही की वजह से बिना ऑक्सीजन से, बिना दवाइयों के, बिना हॉस्पिटल बेड से ज्यादा मौतें हुई हैं। मैं पिछले जब से BRD ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद से, जब से जेल से बाहर आया हूं, पूरे इंडिया घूम रहा हूं और मुझे पता है प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा जो हमारी है, जहां गांव वालों का पहला बार किसी डॉक्टर से कांटेक्ट रहता है, वो पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसको कोरोना ने एक्सपोज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से जो है हमारी हेल्थ व्यवस्था चरमरा गई। हमारी हेल्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है पहली से ही चरमराई हुई थी। यही इसी सोच के साथ हम कुछ डॉक्टर हरजीत भट्टी प्रोग्रेसिव मेडिकल साइंटिफिक फोरम के थे और कुछ डॉक्टरों के साथ हमने मिलके डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, दिल्ली के वाल्मीकि इलाके से, जो कि प्रवासी भारतीयों का, मजदूरों का रहने का स्थान। आज 76 दिन हो गए हैं और हम लोग सड़कों पे ही हैं। 8 स्टेट्स कवर कर चुके हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ये हमने स्टेट कवर किए हैं 90 जगहों पे। सिर्फ मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, ये डॉक्टरों की टीम है, 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं। हम गांव गांव जाते हैं, कोरोना क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उससे बचाव कैसे किया जाए,
90% लोगों को कोरोना के होने के बावजूद घर में ही इलाज से ठीक हो सकते हैं, ये समझाया जाता है। उनको थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क और साबुन दिया जाता है। और अगर जो क्या डेंजर साइन है, कब आपको हॉस्पिटल जाना है और कब भर्ती होना है, किस हॉस्पिटल में भर्ती होना है, उसका नंबर प्रोवाइड किया जाता है, उनकी सहायता की जाती है। कुछ चरणों के बाद हमें एहसास हुआ जब गांव वालों ने कहा कि हम जो हैं कोरोना मारे ना मारे हमें भूख मार देगी। बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा समय पर कराए जाने की मांग को लेकर परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने मंगलवार को स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा समय पर लेने और छात्राओं के कन्या उत्थान की राशि को लेकर बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को मांग पत्र सौंपा। संघ के जिला उपाध्यक्ष निहाल कुमार सिंह ने बताया कि 2016-19 सत्र का कन्या उत्थान की राशि अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही परीक्षा समय पर लेने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। परीक्षा नियंत्रक ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बिहार छात्र संघ बिहार यूनिवर्सिटी में एग्जाम कंट्रोलर संजय सर से मिलकर 19 से 22 वाले सेशन का जो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, पार्ट 1 का, बहुत देरी हो रही है यहाँ पर, तो उसी के लिए आए थे हम लोग। ऑब्जेक्टिव एग्जाम बोले 3 दिन में रिजल्ट देंगे, तो उनसे हम लोग आशा किए है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जल्दी दे और एग्जाम टाइम टू टाइम ले। और सेकेंड DSW अभय सर से मिले हैं, उसके बाद मिलकर उनसे ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद उनको कन्या उत्थान योजना 19 से 22 सेशन वाले का अभी तक कुछ बच्चे को, 16 से 19 सेशन वाले को कुछ बच्चे को अभी तक नहीं मिली है, तो उनसे अनुमति लिए है हम लोग करने के लिए, जल्द से जल्द उनको कन्या उत्थान योजना दिया जाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी पूरी न्यूज टीम को। नमस्कार।